डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कपिल जैन आज वापस आपके सामने एक नए चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विक रिवीजन कराने के लिए आ गया हूं। हम आज यहां पर केमिस्ट्री में जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने वाला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ अपने हाथ में कॉपी रखिए, पेन रखिए और जैसे जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहां पर आपको बोलूंगा आप उनको डिक्टेट करते जाइए। मैं एकदम श्योर हूं कि यहां पर जो पॉइंट्स और प्रॉब्लम्स को मैं कवर कर रहा हूं वो प्रॉब्लम आपको जरूर दिलाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, डोबरनियर ट्रायड्स एंड मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो इसके ऊपर मैं सोचता हूं कि बहुत कम चांसेस हैं आपसे कोई प्रॉब्लम पूछेगा, लेकिन अगर मैं डोबरनियर के ट्रायड्स याद रख लेता हूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम इन सबको स्किप करके सीधे यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपसे क्या प्रॉब्लम पूछ सकते हैं उनके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि 99% आपको प्रॉब्लम यहां से मिलने जा रही है। ओके, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हम बोहर बरी स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ये 1914 का पीरियोडिक टेबल है जिसको बोहर और बरी ने सबसे पहले सिस्टमेटिक एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में सजेस्ट किया और फिर 2020 तक पहुंचते जो पीरियोडिक टेबल है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पीरियड और सारे ग्रुप्स ऑक्यूपाइड हो चुके हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट से या नेचुरल एलिमेंट से। ओके, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, और हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर के। मतलब अगर मैं एटम्स को पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज करता हूं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन होता है। यहां 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है हम उसको LFPT या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ये स्ट्रिक्टली आफ्बाउ रूल को फॉलो करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन आफ्बाउस रूल। अब देखिए, यहां मैंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कैसे हम आफ्बाउ रूल को फॉलो करते हैं वो यहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। यहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो मैंने सबसे पहले लिखा है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गोज इन 1s ऑर्बिटल। 1s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जैसा अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में रिवाइज करके आए 2 एलिमेंट, और इसको शॉर्टेस्ट पीरियड भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। सेकंड जो पीरियड है वहां पर 2s है। 1s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है। तो 2s मतलब 2 एलिमेंट, 2p मतलब 6 एलिमेंट। ये शॉर्ट पीरियड है। तो कितने एलिमेंट्स हैं यहां पर? 8 एलिमेंट। हाँ बच्चों, तो जैसे n = 3 में जो आफ्टर 2p नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s में एंट्री करता है तो वो यहां पर थर्ड पीरियड में है। तो थर्ड पीरियड मतलब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका मतलब 2 एलिमेंट्स आर देयर। उसके बाद 3p, क्योंकि 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 6 एलिमेंट्स आर देयर। तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में भी प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट पीरियड। इसकी जगह अगर मैं n = 4 की बात करता हूं तो n = 4 इसका मतलब 4s, यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए 4s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू आफ्बाउस रूल 3d में एंट्री करता है और इसलिए यहां से d स्टार्ट हो जाता है 3d। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 10 एलिमेंट्स आर देयर, और आफ्टर दैट 4p में इलेक्ट्रॉन जाता है तो 6 एलिमेंट्स आर देयर। तो ये लॉन्ग पीरियड है। तो यहां पर टोटल 18 एलिमेंट्स हैं फोर्थ पीरियड के अंदर। फिफ्थ में 4p के बाद 5s, फिर 4d, फिर 5p। ये पूरा आफ्बाउ रूल है, n+l रूल। तो यहां पर भी 18 एलिमेंट्स आर देयर और इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? लॉन्ग पीरियड। n = 6 में 6s, फिर देखिए 4f आ गया। 4f, 5d, 6p। 4f मतलब 14 एलिमेंट्स, 5d मतलब 10 एलिमेंट, 6p मतलब 6 एलिमेंट्स। तो टोटल
32 एलिमेंट्स यहां पर हो गए, इट इज नोन एज लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। n इज इक्वल टू 7, यहां पर 7s 2 एलिमेंट्स, 5f 14 एलिमेंट, 6d 10 एलिमेंट, 7p 6 एलिमेंट, तो इसको भी हम लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मतलब यह हुआ कि हमसे अगर लॉन्गेस्ट पीरियड की बात की जाती है पीरियोडिक टेबल में, तो 6th और 7th पीरियड को हम डिफाइन करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। और अगर मुझसे बोला जाता है कि लार्जेस्ट ग्रुप बताइए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो आपका आंसर होगा थर्ड ग्रुप। व्हाई थर्ड ग्रुप? क्योंकि ये जो 4f और 5f सीरीज के एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट, ये सारे थर्ड ग्रुप में प्लेस किए गए हैं। तो लार्जेस्ट ग्रुप कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का थर्ड ग्रुप है। बच्चों, इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है एस ब्लॉक फैमिली, NS1 और NS2 इस पूरी फैमिली का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहां पर N का मतलब है आउटर मोस्ट, जो S सबशेल है वहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं। तो क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में एंट्री करता है, इसलिए सारे एलिमेंट S ब्लॉक फैमिली के S ब्लॉक फैमिली या S ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से फेमस हैं। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यहां पर हैं। P ब्लॉक फैमिली NS2 NP1 to 6, P में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, क्योंकि यहां पर फिर वही P के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है। दैट्स व्हाई इन सारे एलिमेंट्स को जो P ब्लॉक फैमिली में हैं, दे आर नोन एज P ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बात आपको मैं बता दूं, S ब्लॉक इनको हम रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सेम P ब्लॉक को भी हम रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। वेरस अगर मैं D ब्लॉक फैमिली की बात करता हूं, तो N अगर लास्ट है यहां पे, तो N-1 इसको हम बोलते हैं सेकेंड लास्ट। इसका मतलब जितने भी D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकेंड लास्ट D सबशेल में एंट्री करता है। इसलिए मैंने N-1 D1 to 10 मेंशन किया है, और इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी जगह F ब्लॉक फैमिली की बात करते हैं, तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट, वो है N-2 F0 1 to 14, N-1 D01 एंड NS2। N-2 का मतलब हो गया थर्ड लास्ट, N लास्ट, N-1 सेकेंड लास्ट, N-2 थर्ड लास्ट। तो हम इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि 6s और 5d इनके बीच में 4f है। तो यहां ट्रांजिशन एलिमेंट्स से पहले और s ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद इन सभी f ब्लॉक एलिमेंट्स की एंट्री होती है। तो इसलिए दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वी हैव टू फॉलो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया है। N स्टैंड्स फॉर आउटर मोस्ट, दैट इज अल्टीमेट शेल, N-1 सेकेंड लास्ट या पेनल्टीमेट, और N-2 को हम क्या बोलते हैं, थर्ड लास्ट। तो यहां से मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं आपको अटेंड करके यहां पर बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर मैंने एक प्रॉब्लम मेंशन किया है, फॉलोइंग आर 3 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट A एंड एलिमेंट B, और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन के आपको ये 3 क्वांटम नंबर्स गिवन हैं। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजिमुथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहां एलिमेंट A का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है। तो देखिए L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये तो 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसका मतलब 3D के अंदर प्रेजेंट है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री D में हो रही है, तो जैसा अभी हमने यहां पर पढ़ा
कि डी ब्लॉक फैमिली में लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट डी सबशेल में एंट्री करता है, और इसलिए हम एलिमेंट ए को मान सकते हैं कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे ही अगर मैं एलिमेंट बी पर आता हूं, एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये तो 2p है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर एंट्री कर रहा है, इट मींस ये तो p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकता है। हेंस वी कैन से एलिमेंट a तो d ब्लॉक एलिमेंट है, एलिमेंट b p ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये जो ऑप्शन में मुझे गिवन है, बी आंसर मुझे यहां पर गिवन है। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। हाँ बच्चों, अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट जो सबशेल हैं डिफरेंट फैमिलीज के उनको देखा, उसमें जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब यह है पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड बी ग्रुप है उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फोर्थ बी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो थर्ड बी के बाद और फोर्थ बी से पहले सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये तो इसका मतलब सारे के सारे थर्ड बी ग्रुप में प्रेजेंट हैं। हाँ, तो इसलिए हमने थर्ड बी को लिखा था लार्जेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। तो n इज इक्वल टू 6 में लेंथेनाइट सीरीज यहां पर है, जिसको हम लेंथेनोन या रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सीरियम से स्टार्ट होकर लुटीशियम तक जाते हैं। ओके, 58 से 71 तक ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और ऐसे ही अगर मैं 7 पीरियड में देखूं तो एक्टिनाइट सीरीज या एक्टिनोन्स ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में ढंग से मेंशन कर लीजिए। थोरियम से लेके लॉरेंशियम, थ्रिलर से याद रख सकते हो आप। देखिए पीरियोडिक टेबल न्यूमोनिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। हम अगर जर्नल ट्रेंड्स याद रखना चाहते हैं तो न्यूमोनिक को याद रख लें, एस ब्लॉक फैमिली के, पी ब्लॉक फैमिली के, डी ब्लॉक फैमिली के। ये हमको आगे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करते हैं याद रखने का। ओके, तो ये n इज इक्वल टू 7 में हमारे पास एक्टिनाइट सीरीज या एक्टिनोन्स हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है, जो जेई में प्रॉब्लम पूछा भी जा चुका है, जेई में क्या करेक्ट पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट सीरीज इन पीरियोडिक टेबल, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 पीरियड एंड थर्ड बी ग्रुप, n इज इक्वल टू 6 एंड थर्ड बी ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही अगर हम एक्टिनाइट सीरीज की करेक्ट पोजीशन की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो n इज इक्वल टू 7 एंड थर्ड बी ग्रुप। इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहां पर हाईलाइट किया है। हाँ बच्चों, ये तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर है डिस्कशन, वो पूरा हो गया। इसके ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अब ज्यादा चांसेस जहां से हैं वो है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जो पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज में, हम उनके ऊपर यहां पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वी हैव टोटल 4 प्रॉपर्टीज जो नॉट ओनली पीरियोडिक टेबल में बट ऑल्सो जितनी भी आगे फैमिलीज आप पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब जगह ट्रेंड और ये ऑर्डर बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी में हम एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को डिस्कस कर रहे हैं कि एटम का रेडियस कैसे डिफाइन किया गया। तो इसके अंदर वी हैव कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो मैं कोवेलेंट रेडियस को आर कोवेलेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं और वैन डर वाल रेडियस को आर वैन डर वाल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये देखिए, और आयनिक रेडियस वन बाय वन इन सभी को हम डिफाइन करते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस को लिख रहा हूं। ऑब्वियसली एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जब भी हम रेडियस को डिफाइन करने जाते हैं तो हम मॉलिक्यूल में डिफाइन करते हैं। तो वी हैव कोवेलेंट रेडियस, तो इसको मेंशन करिए, कैलकुलेटेड इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो या तो 2 सिमिलर एटम्स के बीच में हो सकता है या डिसिमिलर एटम्स के बीच में हो सकता है। अगर सिमिलर एटम के बीच में होता है, इफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, तो देखिए जैसे मैंने ये 2 सिमिलर एटम्स माने और ये
इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है और ये इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। तो जब ये दोनों ओवरलैपिंग करते हैं तो हमको इस टाइप से एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल मिलता है। ये ओवरलैपिंग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो शेडेड एरिया है। तो अब इसको मैं सिंपली ऐसे मेंशन कर सकता हूं, ये देखिए जो शेडेड पोर्शन है वो इनविजिबल हो गया है यहां पे। अब केमिस्ट क्या करते हैं, इस टाइप के मॉलिक्यूल में दोनों के जो न्यूक्लियस हैं एटम्स ए के, उनके बीच का डिस्टेंस सबसे पहले मेजर करते हैं, विच वी नेम्ड एज बॉन्ड लेंथ, DAA बॉन्ड लेंथ। इसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स भी बोलते हैं। और अगर मैं इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मुझे कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी एक एटम की रेडियस। तो देखिए RA कोवेलेंट रेडियस है, इट इज नथिंग बट DAA डिवाइडेड बाय 2, और वी कैन राइट DAA is equal to RA plus RA। तो if covalent bond is present between two similar atoms, हम कोवेलेंट रेडियस को हमेशा ऐसे मेंशन करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट इफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स? हाँ बच्चों, तो अगर मैं इसकी जगह कोवेलेंट बॉन्ड को बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स ड्रॉ करता हूं, तो इफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, देन यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑब्वियस है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वन एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एलिमेंट। तो यहां पर जैसे सपोज मैंने माना कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, जब मैं बॉन्ड लेंथ यहां पर मेंशन करूंगा, अगर दोनों एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस को थोड़ा सा और अपने पास पुल कर लेगा, तो बॉन्ड लेंथ लिटिल बिट डिक्रीज हो जाएगी, एज व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस सिचुएशन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN। ये जो फैक्टर है 0.09 डेल्टा EN, दिस रिप्रेजेंट कि बॉन्ड लेंथ लिटिल बिट क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। तो डेल्टा EN स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। तो वी हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला। जैसे मैंने इस प्रॉब्लम में बोला है कैलकुलेट CBr बॉन्ड लेंथ इन कार्बन टेट्राब्रोमाइड इफ कार्बन की कोवेलेंट रेडियस 0.98 एंगस्ट्रॉम गिवन है, ब्रोमीन की कोवेलेंट रेडियस 1.98 एंगस्ट्रॉम गिवन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ब्रोमीन का जो पॉलिंग स्केल है 2.8 है और कार्बन का 2.5 है, दोनों का डिफरेंस 0.3 है। तो मैं अब कैसे यहां पर कैलकुलेट करूंगा? तो देखिए ये कार्बन का एटम है, ये ब्रोमीन का एटम है, और हमसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मैं अगर DCBr कैलकुलेट करना चाहूंगा तो RC प्लस RBr माइनस 0.09 और ये डेल्टा EN हो जाएगा। तो यहां पे ऑलरेडी मुझे सारे डेटास गिवन हैं, तो RC यहां पे 0.98 एंगस्ट्रॉम हो गया, RBr यहां पे 1.98 एंगस्ट्रॉम हो गया, और माइनस 0.09 डेल्टा EN 0.3 है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। तो मुझे लगता है कि कोवेलेंट रेडियस में आपको इसी टाइप की प्रॉब्लम्स जनरली देखने को मिल सकती हैं। अब मैं वैन डर वाल रेडियस और आयनिक रेडियस पर आता हूं। सबसे ज्यादा टाइम जो जेई और नीट में प्रॉब्लम पूछा गया है वो आयनिक रेडियस पर है, तो हम डिस्कस करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अगर इसकी जगह मैं वैन डर वाल रेडियस लिखता हूं, वैन डर वाल रेडियस, तो वैन डर वाल रेडियस जनरली हम जो डिफाइन करते हैं वो ऐसे सभी नोबल गैसेस के एटम्स जिनके बीच में वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन होता है, या फिर जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ वीक इंटरैक्टिव फोर्स के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, वो वैन डर वाल रेडियस से हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि जो वैन डर वाल रेडियस है इट इज कैलकुलेटेड फॉर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस
और फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल यहां पे लिया A2 मॉलिक्यूल का या AB मॉलिक्यूल का। जैसे मैं मान लेता हूं A2 मॉलिक्यूल मतलब Cl2 मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन के दो एटम ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। ये देखिए, ये बॉन्ड लेंथ है और इसका हाफ कोवेलेंट रेडियस है। अब ऐसे ही क्लोरीन के सैंपल में, क्लोरीन गैस के सैंपल में बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे, ये देखिए, और ऑब्वियसली इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो अगर मैं इस अट्रैक्शन को डिफाइन करूं तो ये तो है वैन डर वाल फोर्सेस, और अगर मैं यहां पर वैन डर वाल रेडियस को डिफाइन करना चाहूंगा तो जैसे x, इस न्यूक्लियस को x डैश, इसको x डबल डैश और इसको x ट्रिपल डैश डिफाइन कर देते हैं। तो यहां जो वैन डर वाल रेडियस होगी, वैन डर वाल रेडियस वो हमेशा जो dx डैश और x डबल डैश है उसके डिस्टेंस का हाफ होगी। मतलब दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल में दो एडजेसेंट जो न्यूक्लियस हैं, एटम्स हैं, उनके जो न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ है, दैट इज वैन डर वाल रेडियस। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू वैन डर वाल रेडियस की स्टूडेंट हमेशा कोवेलेंट रेडियस जो x और x डैश का हाफ है उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे क्या, कि जो r वैन डर वाल है, वैन डर वाल, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन r कोवेलेंट। ये पूछा जा सकता है आपसे। वैन डर वाल रेडियस की वैल्यू हमेशा किसी भी एटम के कोवेलेंट रेडियस के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। अच्छा, मेटालिक रेडियस, जो मेटल्स होते हैं जैसे एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उनके लिए हमको मेटालिक रेडियस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेटालिक रेडियस की जो वैल्यू है वो वैन डर वाल रेडियस के रेस्पेक्ट में तो कम है, लेकिन अगर मैं कोवेलेंट रेडियस के रेस्पेक्ट में देखूं तो ज्यादा है। ये हमको क्लियर होना चाहिए, मेटालिक रेडियस। तो जब भी तुमको मेटल्स के लिए रेडियस पूछता है, जैसे अभी रिसेंटली जेई में या नीट में पूछा भी जा चुका है, डिफरेंट मेटल्स गिवन थे और उनके मेटालिक रेडियस को, तो एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आपको मेटालिक रेडियस मेंशन करे, वो आपको सिंपली बोल सकता है कि सबके एटॉमिक साइज को कंपेयर करिए। तो इफ गिवन एलिमेंट्स आर मेटल्स तो डेफिनेटली वो मेटालिक रेडियस है। तो ये ऑर्डर भी मुझे पता होना चाहिए। तो हमने क्या यहां पे समझ लिया, वैन डर वाल रेडियस ये पॉसिबल है नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं उनके लिए, या जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं, जो दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो वीक वैन डर वाल फोर्सेस हैं, हम वहां पर हमेशा वैन डर वाल रेडियस को डिफाइन करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चों, अब मैं आयनिक रेडियस को यहां पर डिस्कस करता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक रेडियस, इसका डेफिनेशन हम कुछ ऐसे बता सकते हैं कि एक आयन में, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस, इसको हम आयनिक रेडियस डिफाइन करते हैं इन एन आयन। डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन and nucleus in an ion, it is R ionic। अच्छा, ये या तो R कैटायनिक मतलब कैटायन की रेडियस हो सकती है या एनायन की रेडियस हो सकती है। ये जो डिस्टेंस है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। तो यहां नोटिसेबल पॉइंट ये है कि whenever we want to determine ionic radius, then first we have to determine
वी हैव टू डिटरमाइन न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, इसको हम मैथमेटिकली Z/E रेशो से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। इट इज अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस by which it can attract outermost electron cloud. It can attract outermost electron cloud. तो higher nuclear charge, higher Z/E ratio represent, क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, एंड लोअर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज रिप्रेजेंट लार्ज साइज। क्लियर है? जैसे इफ वी कंपेयर एटम विद इट्स रेस्पेक्टिव कैटायन, सपोज वी हैव पोटेशियम एंड पोटेशियम कैटायन, ये देखिए, तो जो पोटेशियम है उसमें 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस Z/E रेशो कितना, 1 आएगा। Z का मतलब यहां पर ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और E स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं पोटेशियम कैटायन की बात करूंगा तो इट हैज 19 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। Z/E रेशो 19/18, तो ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1? आंसर होगा ग्रेटर देन 1। इट मींस हाई न्यूक्लियर चार्ज। और इफ इट हैज हाई न्यूक्लियर चार्ज तो यहां स्मॉल साइज, स्मॉल कैटायन, और यहां Z/E रेशो 1 है, इट मींस लो न्यूक्लियर चार्ज। तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं लार्ज कैटायन, लार्ज एटम। ओके, तो यहां कंक्लूजन ये निकल के सामने आता है कि एटम इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स रेस्पेक्टिव कैटायन। एंड as positive charge on cation increases, and as positive charge on cation increases, its nuclear charge also increases। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो therefore its size decreases। This is very important student। ओके, तो मैं यहां जैसे अगर आपको बोलता हूं कि एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, है ना, और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इट हैज 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम प्लस 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम प्लस 2 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम प्लस 3 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, तो क्या देख रहे हो आप सभी बच्चों, सबसे ज्यादा जो Z/E रेशो है, जैसे अगर मैं न्यूट्रल एटम को देखूं तो यहां 1 है, यहां 13/12, तो Z/E रेशो 13/12, यहां 13/11 एल्यूमिनियम प्लस 2 में, और प्लस 3 में 13/10 1.3 आएगा। ये हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज है। और इफ इट इज हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब जो एल्यूमिनियम प्लस 3 है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो ये साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। दिस इज स्मॉलेस्ट कैटायन। और एल्यूमिनियम ये लार्जेस्ट होगा। तो जब भी तुमको डिफरेंट आयंस को कंपेयर करना है
तो इसका मतलब आयनिक रेडियस आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। अच्छा, इसकी जगह अगर एनायन होगा तो हम प्रॉब्लम को कैसे अटेंड करेंगे? हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं यहां पे एटम को एनायन के साथ कंपेयर करता, तो एटम जैसे मैं क्लोरीन ले लेता हूं, ये यहां पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, और एनायन इसका Cl माइनस क्लोराइड एनायन 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन। तो Z/E रेशो एटम के केस में 1 आएगा और Z/E रेशो यहां पे 17/18, इसका मतलब लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1। तो यहां न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, लो न्यूक्लियर चार्ज। और इफ इट इज लो न्यूक्लियर चार्ज तो देयरफॉर ये लार्ज एनायन होगा, और यहां Z/E रेशो 1 है एज कंपेयर टू एनायन, इसका मतलब हाई न्यूक्लियर चार्ज। और अगर हाई न्यूक्लियर चार्ज है तो इसका मतलब ये यहां पर कैसा होगा? स्मॉल एटम होगा। तो कंक्लूजन ये निकल के सामने आता है कि जब हम एटम को एनायन के साथ कंपेयर करेंगे तो एटम इज ऑलवेज स्मॉलर, एटम इज ऑलवेज स्मॉलर देन its respective anion। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ओके, तो एटम इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स रेस्पेक्टिव एनायन, और एटम इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स रेस्पेक्टिव कैटायन। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं मान लेता हूं हमारे पास N3 माइनस है, O2 माइनस है, F माइनस है, नियॉन है, सोडियम कैटायन है, और यहां पर मैग्नीशियम 2+ आयन है, Mg+2। तो देखिए N3 माइनस, इसके पास 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन नोबल गैस 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम कैटायन 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर सभी का Z/E रेशो निकालूंगा तो ये 0.7, ये 0.8, ये 0.9, ये 1, ये 1.1 और ये 1.2। ओके, किसका हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज है? Mg+2 का। ये अभी हम डिस्कस करके आए कि कैटायन में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है क्योंकि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इन केस ऑफ एनायन यहां पे लोएस्ट न्यूक्लियर चार्ज है, लोएस्ट न्यूक्लियर चार्ज। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम एनायन टू कैटायन। देयरफॉर साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी फ्रॉम N-3 टू Mg+2। हां बच्चों, तो यहां जो हमने अभी ऑर्डर को समझा उसको मैंने वहां पे मेंशन कर दिया है। N3 माइनस लार्जेस्ट एनायन है और Mg+2 ये स्मॉलेस्ट कैटायन है। तो ऑर्डर ये होगा, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। इसकी जगह जैसे यहां पर फिर मैंने कुछ आयंस लिखे हैं, और क्रिप्टॉन है नोबल गैस 36 प्रोटॉन 36 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, सिलेनियम का 34 होता है, रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम 38। ओके, तो यहां सिलेनियम जो Ag-2 है 34 प्रोटॉन 36 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमाइड 36 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन तो 36 है ही, रुबिडियम प्लस यहां पे भी 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, और स्ट्रोंशियम +2 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगेन ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो जब भी तुमको आयंस मिले बेटर होगा
सबसे पहले ये चेक कर लो हमेशा क्या सारे आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो Z/E रेशो सुपर हिट है, हमेशा Z/E रेशो निकाल लो। तो यहां Z/E रेशो ये 34/36, 35/36, 36/36, यहां 37/36 और यहां 38/36। इसका मतलब ये हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज है। तो Sr+2 स्ट्रोंशियम+2 स्मॉलेस्ट होगा। तो यहां करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आयनिक रेडियस का। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमको जरूरी नहीं है कि सारे आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिले। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कुछ ये है, लिथियम प्लस है और यहां एल्यूमिनियम +3 है, Mg+2 है और पोटेशियम कैटायन है। अब देखिए लिथियम प्लस 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ओके है ना। एल्यूमिनियम +3 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और K प्लस यहां पे 19 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। इट हैज मोर नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर सारे आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि कहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोर नंबर ऑफ शेल्स होंगे इसका मतलब वहां, और इसलिए मोर नंबर ऑफ शेल्स इसका मतलब साइज बड़ा होगा। तो जो पोटेशियम कैटायन है वो यहां पे सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट कैटायन। आफ्टर दैट Mg+2 और एल्यूमिनियम +3, यहां देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के पास, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और यहां Z/E रेशो 1.2 आएगा, यहां 1.3 आएगा। इट मींस Mg+2 बड़ा होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम +3। और यहां हम देख रहे हैं लीस्ट नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो अगर ये लीस्ट नंबर ऑफ शेल्स हैं तो ऑर्डर देखिए ऐसा हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा आयनिक रेडियस का। तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम भी स्टूडेंट एग्जाम में देखने को मिल सकती है। हाँ बच्चों, जैसे ये देखिए ये एक प्रॉब्लम भी ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी हमने ये अटेम्प्ट भी किया था आयनिक रेडियाई एंगस्ट्रॉम में N-3 O-2 और फ्लोराइड आयन के एग्जामिनर ने पूछा है। ये वैल्यूज गिवन है और मैच करना है। क्वेश्चन ये उठता है क्या हमको वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं क्या? नो, हम तो सिंपली क्या करते हैं, यहां N-3 O-2 और F-, N-3 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, O-2 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और F- 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। सभी के Z/E रेशो हमको पता चल गए 0.7, N-3 O-2 का 0.8, F- का 0.9। तो यहां पर इससे मुझे पता चल गया कि लार्जेस्ट कौन है। तो यहां जो F- है ये तो स्मॉलेस्ट है और जो N-3 है ये लार्जेस्ट है। ये देखिए, तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज साइज डिसाइड कर लिए। अब आप ऑब्वियसली यहां पर वैल्यूज को फिट कर सकते हैं। तो N-3 के लिए जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो होगी 1.71 एंगस्ट्रॉम, O-2 ये हो जाएगा 1.40 एंगस्ट्रॉम और 1.36 फ्लोराइड आयन को मिलेगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलती हैं स्टूडेंट्स, जो हमको याद रखनी है। मेनली आयनिक रेडियस के ऊपर प्रॉब्लम पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के ऊपर प्रॉब्लम पूछा जाता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ टर्म्स बताए थे, टर्मिनोलॉजी बताई थी। तो हमसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। तो इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पर कंक्लूजन ये निकल के सामने आता है कि अलोंग द पीरियड जो साइज है एटम का वो हमेशा डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है,
इंक्रीज होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप शेल्स ऐड होते हैं। तो जितने ज्यादा शेल्स होंगे, ये हम क्वांटम नंबर्स में डिस्कस करके आए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वो साइज को रिप्रेजेंट करता है, याद आ रहा है सभी को? तो वो हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है, जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ये हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीजेस। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज ZeF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिटिल बिट फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड पीरियड में आने पर तो बढ़ता है, आफ्टर दैट कांस्टेंट हो जाता है। और इसलिए हम डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज है उसको हमेशा शेल्स के बेसिस पर आंसर डिफाइन करते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, क्योंकि शेल्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए एटम का जो रेडियस है वो हमेशा इंक्रीज होता है। तो ये जनरल ट्रेंड है जो हमेशा आपके बहुत काम आता है। ओके, जैसे मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम लिखा है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। आप बताइए कि यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका एटॉमिक रेडियस का क्या है? अब ऑब्वियसली अगर ये मेटल्स हैं तो आप एग्जामिनर चाहे एटॉमिक रेडियस पूछे या मेटालिक रेडियस पूछे, एक ही बात है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, क्योंकि ये सभी अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो यहां पे सबसे पहले देख लीजिए नंबर ऑफ शेल्स कहां जाता है। ऑब्वियसली दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहां के जो पोटेशियम है यहां मैक्सिमम शेल्स हैं, है ना? ये n = 4 का है। वेरेस जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये n = 3 का है, और जो लिथियम है ये n = 2 का है। ये सेकंड पीरियड में, ये दोनों थर्ड पीरियड में, और वो फोर्थ पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब पोटेशियम लार्जेस्ट है। नाउ व्हाट अबाउट सोडियम एंड मैग्नीशियम? सोडियम और मैग्नीशियम, इसका मतलब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो इसका मतलब सोडियम इज लार्जर देन मैग्नीशियम। तो मैं ऐसे रिपोर्ट करूंगा, लिथियम, मैग्नीशियम स्मॉलर है सोडियम के रेस्पेक्ट में, और पोटेशियम यहां पे लार्जेस्ट एटम है। तो आपने क्या सीखा? आपने यहां पर सीखा कि अगर आपको आयंस मिलते हैं और वो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो हमेशा Z/E रेशो से ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आयन लार्ज होगा, कौन सा आयन स्मॉल होगा। और इफ आयंस आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो फिर हमको देखना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स कहां पर हैं। जहां सबसे ज्यादा शेल्स होंगे वो लार्जेस्ट होगा, और इसके बेसिस पर हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। इफ ऑल आर न्यूट्रल एटम्स, तो इसमें भी फिर यही ट्रिक काम करेगी। क्या? सबसे पहले आप उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लीजिए कि वो कौन से पीरियड और ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। उसके बेसिस पर आप बहुत कंफर्टेबली आंसर बता सकते हैं। ओके, तो ये हमने एटॉमिक साइज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और आयनिक रेडियस, इनको डिस्कस कर लिया है। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर बात करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी हमने ये जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, जो अभी हमने एटॉमिक साइज से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, और कैसे हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये भी प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है। इसमें मैंने लिखा है एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम बिकॉज। ओके, अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है क्योंकि न्यू शेल्स ऐड होते हैं। जैसे ये मैंने बोरॉन फैमिली लिखा है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये n = 4 है, ये n = 5 है, ये n = 6 है, और ये n = 7 है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नाइहोनियम। बाल गंगाधर तिलक इंडिया से थैला लेके नहीं निकले। ओके, तो ये एलिमेंट्स हैं। अब हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली बोरॉन से एल्यूमिनियम इंक्रीज होता है। एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम पर जाते हैं तो साइज इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होता है। क्वेश्चन उठता है क्यों? इसका आंसर ये है, यहां जो n = 4 है, गैलियम p ब्लॉक का एलिमेंट है, इससे पहले पूरी 3D सीरीज है, और
अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ये न्यूक्लियस है, ये s इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये p इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये d इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये f इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट हैं, ये देखिए। तो सबसे जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है वो d या f जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर होता है। ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप डिफ्यूज होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इट मींस न्यूक्लियस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते, प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो यहां जो d ऑर्बिटल्स के बाद अब हम p ऑर्बिटल्स में आएंगे, तो क्योंकि d का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाने के बाद गैलियम का जो साइज है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अब स्ट्रांगली न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लिटिल बिट छोटा दिखेगा, स्मॉल दिखेगा। यही कारण है कि एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम पर मूव करते हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज करता हुआ दिखता है, डिक्रीज कर जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर फिर इंडियम, थैलियम, नाइहोनियम, इनमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऑब्वियसली अब यहां पर सभी में 3d के बाद 4d, 5d, 6d ये कॉमन d ऑर्बिटल्स आ गए, फैक्टर्स कॉमन है। तो यहां फिर वही शेल का कॉन्सेप्ट चलता है, और इसलिए जब हम गैलियम से आगे जाते हैं, नीचे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो शेल्स इंक्रीज होने के कारण साइज इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ओके, तो ये मैंने यहां पे लिखा है कि एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम बिकॉज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, देयरफॉर ZeF, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इंक्रीज कर गया इन गैलियम, और इसलिए इसका साइज लिटिल बिट स्मॉल दिखता है। अच्छा, एटॉमिक साइज की जगह यहां पर आपसे मेटालिक रेडियस भी पूछा जा सकता था, क्योंकि गैलियम, एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, तो मेटालिक रेडियस भी पूछा जा सकता था। यू हैव टू एक्सप्लेन इन सेम मैनर। ओके, चलिए अब मैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर यहां पर आ जाता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है ये? इसको हम डिफाइन करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, जिसको हम n इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, टू लास्ट ऑर्बिट, इसको हम इंफिनिटी बोलते हैं, n इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, हम पोटेंशियल भी यूज करते हैं, तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमने जो कैथोड रे ट्यूब को डिस्कस किया, उसके अंदर जब मैं दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से पोटेंशियल डेवलप करता हूं, तो वहां से भी हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं। जैसे ये सोडियम 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो वी हैव टू सप्लाई इवन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज एनर्जी सप्लाइड। और ये जो एनर्जी सप्लाइड है, इसी को हम यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जनरली हम हमेशा इसको पर मोल एटम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे हमको सोडियम कैटायन मिल जाएगा। ये देखिए, ये कैटायन है, और नाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8। अच्छा, ये जो एनर्जी है हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी भी लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज एंथैल्पी। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज एंथैल्पी है, ये हमेशा हम ऐसे लिखेंगे प्लस E1। प्लस इसलिए क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ऑब्वियसली अगर यहां एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है।
कैटायन बनाना डिफिकल्ट है। तो विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हम ये बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब कैटायन इजीली बनेगा और कब नहीं बनेगा। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर ये मैंने मेंशन कर दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज मेनली स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, मींस it is always associated with cation formation, ionization energy या ionization potential, and low ionization energy represent that cation readily formed, and similarly high ionization energy represent that cation formed with difficulty। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मींस cation readily बन जाएगा if ionization energy value low है। ओके जैसे मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम लिखा है, जो अभी हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 495 किलो जूल पर मोल। हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम इनटू सोडियम कैटायन, सोडियम आयन। आपको भी जैसा मैंने बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा हम पर मोल में ही रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। जैसे यहां पे किलो जूल पर मोल में गिवन है, तो आपको जो गिवन है ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, इट इज 495 किलो जूल पर मोल। इससे हमको समझ में आ रहा है पर मोल जो सोडियम है वो 23 ग्राम होता है। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम can convert into sodium cation by 495 into 10 की पावर 3 जूल एनर्जी। ये देखिए, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल। अब मुझे 2.3 मिलीग्राम यहां पर गिवन है, तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 2.3 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम सोडियम कैन कन्वर्टेड इंटू सोडियम कैटायन बाय, ये हो जाएगा 495 इंटू 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय 23 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा यहां पर 2.3 इंटू 10 की पावर -3। ये देखिए, तो जब तुम इस वैल्यू को सॉल्व करोगे यू विल फाइंड द आंसर कि 2.3 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम सोडियम को अगर सोडियम कैटायन में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो जूल में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 449.5 जूल, ये आंसर मिलेगा। इट मींस बी इज करेक्ट आंसर। अब मैं फैक्टर्स को डिस्कस करता हूं। हां बच्चों, तो जैसे यहां पर मैंने लिखा है फैक्टर्स विच अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ऑब्वियस है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब न्यूक्लियस जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उतने टाइटली बॉन्डेड होंगे और इसलिए उनको रिमूव करना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑब्वियसली एटॉमिक साइज के होगा। स्मॉल एटम रिप्रेजेंट tightly bonded electron, it means high amount of energy. It is directly proportional to, यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं जो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड मतलब P3 हो गया, D5 हो गया, F7 हो गया, है ना, एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जैसे P6 हो गया, D10 हो गया, F14 हो गया ऑर्बिटल्स। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, अभी जैसे जो मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट बताया, ऑब्वियसली अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है तो इट इज इजिली एस्केप फ्रॉम एन एटम बाय गिविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग इफेक्ट के, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इस बेसिस पर
हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें अलोंग द पीरियड हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि ZeF इंक्रीज हो रहा है, और अगर ZeF इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि कैटायन डिफिकल्टी से बन रहा है, तो देयरफॉर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन डिक्रीजेस। और ऐसे ही इसकी जगह अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कैटायन फॉर्म्ड रेडिली। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरी पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लोएस्ट होगी, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हाईएस्ट होगी, जिसमें भी नोबल गैसेस सबसे टॉप पर हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम, क्योंकि बॉटम में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो मोस्ट लेफ्ट में जो एल्कली मेटल्स में सबसे बॉटम में है सीजियम या फ्रेंशियम, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हम जनरली बोलते हैं क्या होती है? लोएस्ट होती है। और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होगी? हीलियम की होगी। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये मैं मेंशन कर देता हूं, इन होल LFPT लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ये हमेशा एस ब्लॉक एलिमेंट्स की है, उसमें भी एल्कली मेटल्स की है, और उसमें भी सीजियम या फ्रेंशियम को एक्चुअली क्योंकि रेडियो एक्टिव बोलते हैं तो बहुत ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज को कंसीडर नहीं करते, तो सीजियम को हम डिफाइन करते हैं कि लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है। और अगर हम हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज को देखें तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ये पी ब्लॉक फैमिली है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसमें भी नोबल गैसेस, और इसमें भी सबसे टॉप पर हीलियम है। तो ये हमको हमेशा क्लियर होना चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया सभी को? अब जैसे अभी हमने जो ट्रेंड सेट किया है, वी हैव सम एक्सेप्शंस, यहां से फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम पूछा जाता है, ये हमको हमेशा टिप्स पर होना चाहिए। मेन आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रॉब्लम आपको एक्सेप्शंस में से ही देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमने N=2 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, और ऐसे ही N=3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। ये देखिए अभी हमने लिखा है कि अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसका मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा होना भी चाहिए, लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन बेरिलियम से कम है। ये देखिए फिर ट्रेंड जो नॉर्मल ट्रेंड है वो है, लेकिन फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फिर ट्रेंड नॉर्मल है। ये देखिए, और सेम थर्ड पीरियड में भी है। मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से कम होना चाहिए था, लेकिन होता यहां पर उल्टा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। आफ्टर दैट फिर फास्फोरस बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा है। ये देखिए, तो दीज आर एक्सेप्शंस। तो इनके ऊपर हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में बता रहा हूं। हाँ बच्चों, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आपको इनकी डेफिनेशन पता है, फिर भी मैंने यहां पे समराइज कर दिया है। आयोनाइजेशन एनर्जी 1, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी 2,
एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता जाता है वैसे वैसे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए ये मैंने लिखा है IE1 सबसे कम वैल्यू है, IE2 उससे ज्यादा है, IE3 उससे ज्यादा है, IE4 उससे ज्यादा है, एंड सो ऑन। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जीज का, बिकॉज एज इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम एन एटम न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मैंने एग्जांपल जैसे यहां पर एक्सप्लेन किया है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, Z/E रेशो 1, Z/E रेशो। अभी हम न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करके आए, आप इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की हेल्प से, एल्यूमिनियम कैटायन बन गया। अब आप देखिए 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब Z/E रेशो ग्रेटर देन 1 हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो जो अब रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये और टाइटली पैक्ड हो गए। तो वी हैव टू सप्लाई हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी 1। और इसलिए अब जब एक इलेक्ट्रॉन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एल्यूमिनियम +2 डिफिकल्टी से बनेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाते हैं वैसे वैसे कैटायन बनाना डिफिकल्ट होता जाता है। ओके, और इसलिए हमने ये ऑर्डर मेंशन किया है, IE1 सबसे कम है, फिर IE2 ज्यादा है, फिर IE3 और ज्यादा है, एंड सो ऑन। तो अब मैं एक्सेप्शंस के ऊपर आपको यहां पर बता रहा था, उसको मैं बताता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने यहां लिखा है कि IE1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, ठीक है। बट अगर इसकी जगह ऐसे होता, IE2 ऑफ बेरिलियम इज लेस देन बोरॉन, तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करते? तो देखिए, अच्छा बिल्कुल सेम यहां पर आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए भी यहां पे फॉलो करना है। IE1 ऑफ मैग्नीशियम इज एक्सेप्शनली ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, या IE यहां पर अगर मैं 2 लिखूंगा तो फिर वो लिखूंगा कि मैग्नीशियम का लेसर है देन एल्यूमिनियम। ये देखिए, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप इसको? यहां जो बेरिलियम है 1s2 2s2 है, ये देखिए। तो जब मैं इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो IE1 और इससे ये बेरिलियम कैटायन बना देगा। अब ये हो गया 1s2 और 2s1। इसकी जगह अगर मैं यहां बोरॉन लेता हूं, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और इसके लिए भी IE1, तो इससे बोरॉन कैटायन बन रहा है 1s2 2s2। अब आप देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन मुझे S से रिमूव करना है और यहां इलेक्ट्रॉन मुझे P से रिमूव करना है। अगर हम एटम में S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल का अरेंजमेंट देखें, जो अभी हमने डिस्कस किया था, S P D F, सबसे क्लोज S है, फिर P है न्यूक्लियस के। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। वेरस यहां जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन P ऑर्बिटल विच इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस, इट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्डेड हैं, यहां टाइटली बॉन्डेड, यहां लूजली बॉन्डेड। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा है। होना क्या चाहिए था? बोरॉन का बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था, बट एक्सेप्शनली ऐसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब मैंने जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, बेरिलियम कैटायन बन गया, तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में प्रेजेंट है, और ऐसे ही बोरॉन कैटायन जो बना, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर भी 2s में प्रेजेंट है, मतलब s ऑर्बिटल कॉमन फैक्टर हो गया। अब यहां हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये s मतलब यहां पे कंप्लीटली फिल्ड है और यहां s हाफ फिल्ड है। तो क्योंकि s यहां पे कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करना है
तो हमको ऑब्वियसली यहाँ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जिसको हमने IE2 बोला है, यहाँ बेरिलियम कैटायन में से इलेक्ट्रॉन इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू बोरॉन कैटायन, जो हमने IE2 बेरिलियम कैटायन के लिए भी लिखा है। ये देखिए, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है IE2 जो बेरिलियम का है लेस देन बोरॉन है। ये तो बोरॉन कैटायन में से हमको अगर इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना है, वी हैव टू सप्लाई हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब सेम कहानी आप यहां मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए डिफाइन कर सकते थे। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को देखता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है, ये नियॉन और 3s2 है। वेरस अगर तुम एल्यूमिनियम पे आओगे तो ये नियॉन 3s2 3p1 है। ये देखिए, तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकालना है जैसे हमने बेरिलियम में डिस्कस किया, और वहां p ऑर्बिटल से निकालना है जैसे हमने बोरॉन में डिस्कस किया। तो सेम एक्सप्लेनेशन यहां पर होगा। हाँ बच्चों, जैसे मैंने नेक्स्ट यहां पर जो एक्सेप्शनल केस में पॉइंट बताया था, IE1 नाइट्रोजन का एक्सेप्शनली ग्रेटर है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, वेरस IE2 नाइट्रोजन का लेसर है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। और बिल्कुल इनके नीचे जो फास्फोरस और सल्फर हैं, आप उनके लिए सेम यहां पे प्रॉब्लम बता सकते हो। IE1 फास्फोरस का एक्सेप्शनली हायर है देन IE1 ऑफ सल्फर, वेरस IE2 फास्फोरस का कम है एज कंपेयर टू IE2 ऑफ सल्फर। तो कैसे समझाएंगे? यहां हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p3, whereas oxygen 1s2 2s2 2p4। ये हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन। और अभी हम डिस्कस करके आए, हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो हाफ फिल्ड देयरफॉर मोर स्टेबल, और इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है। दिस इज नॉट हाफ फिल्ड। तो हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है ना, इससे नाइट्रोजन कैटायन बन गया। नाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p2। ये देखिए, और यहां अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करता हूं IE1, इससे ऑक्सीजन कैटायन बन गया, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p3। ये देखिए, नाउ O कैटायन इज हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड हो गया। तो स्टूडेंट अगर अब ये हाफ फिल्ड है तो डेफिनेटली इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन कैटायन। तो यही लॉजिक हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि ऑक्सीजन कैटायन जो है उसका आप बोल लीजिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या ऑक्सीजन एटम का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। O कैटायन का जो IE1 है वो ऑक्सीजन का IE2 है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम एक्सप्लेनेशन हम फास्फोरस और सल्फर के लिए डिफाइन करेंगे। हाँ बच्चों, जैसे यहां कुछ प्रॉब्लम्स मैं वन बाय वन डिस्कस कर देता हूं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी। तो जैसे यहां नियॉन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स गिवन हैं। अब सबसे पहला मेरा इसमें टिप है कि आप इनको ऐसे अरेंज करिए कि ये पीरियड और ग्रुप में कहां पर हैं। तो देखिए, नियॉन ये हम देख रहे हैं यहां पर है, सेकंड पीरियड में सबसे लास्ट में राइट में। उसके बाद फिर यहां पर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के हैं, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये हो जाएगा आपका। इसमें सबसे पहले यहां पे हम मैग्नीशियम मेंशन करते हैं, फिर एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये देखिए, ये सारे। और अभी हम डिस्कस क्या करके आए हैं, हम इसमें अभी डिस्कस करके आए हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और ऐसे फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो ये सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। अब जब मैं सेकंड से थर्ड पीरियड में आता हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब सबसे टॉप पर नियॉन आएगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। अब ये भी हम जानते हैं कि अलोंग द पीरियड
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो अब मैं किसकी डिफाइन करूंगा, क्लोरीन की। इसके बाद फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस की, फिर सल्फर आएगा, और देन मैग्नीशियम, और सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम आएगा। ये क्या आंसर होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो तुमको ऐसे अटेंड करना चाहिए प्रॉब्लम, ओके। तो ट्रेंड यही काम आने वाले हैं जो मैंने आपको यहां पर बताया, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ सकता है। इसकी जगह जैसे मैंने लिखा है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये अभी हमने जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया, तो ये सभी सेकंड पीरियड में है। बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अभी हमने क्या ट्रेंड सेट किया था, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा, कार्बन की बोरॉन से ज्यादा, नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा, और नाइट्रोजन की ही ऑक्सीजन से भी ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए यहां सबसे टॉप पे नाइट्रोजन आएगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये देखिए, आफ्टर दैट यहां ऑक्सीजन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, और फिर बोरॉन आएगा। ये देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो ऐसे आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएंगी स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। मान के चलिए कि 99% ये जो एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बताए उनके अंदर से ही आपको प्रॉब्लम मिलने जा रही है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं और ऐड करूंगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में वापस एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के साथ सामने आएंगे, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स जेईई या नीट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर प्रॉब्लम्स पूछे जा चुके हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप्स गिव फ्लेम कलरेशन ड्यू टू। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स एंड सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये फ्लेम कलरेशन क्यों देते हैं, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है, बिकॉज ऑफ लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रीजन के जो फोटॉन्स हैं, विजिबल रीजन के फोटॉन्स, इसका मतलब लॉन्गर वेवलेंथ वाले फोटॉन्स। लॉन्गर वेवलेंथ इसका मतलब शॉर्टर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स readily get excited by absorbing photons in visible region। ये लॉन्गर वेवलेंथ वाले फोटॉन्स हैं। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब लेस एनर्जी, और इसीलिए ये फ्लेम कलरेशन बहुत इजीली प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये सब कलरफुल फ्लेम से बर्न होते हैं, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो मैंने प्रॉब्लम लिखा है उसमें फिर करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का पूछा गया है। आपको ये फिर कुछ एलिमेंट्स गिवन है, कैल्शियम है, बेरियम है, ये सल्फर है, सिलेनियम है, ऑर्गन है। दिस इज बेरियम नॉट बेरिलियम। अब मैं जो आपको टिप दिया था उसके अकॉर्डिंग चलिए, जैसे n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, और यहां n इज इक्वल टू ये हो गया आपका 6 के अंदर, ठीक है ना, बेरियम। तो देखिए n इज इक्वल टू 3, यहां n इज इक्वल टू 3 में हम जो ऑर्गन है, हमको यहां पर जो एलिमेंट्स गिवन है ये सब कैल्शियम यहां पर है, यहां n इज इक्वल टू 3 में ऑर्गन है, और उसके बाद यहां सल्फर, यहां सल्फर भी n इज इक्वल टू 3 में प्रेजेंट है। जो सिलेनियम है वो यहां सिलेनियम n इज इक्वल टू 4 में प्रेजेंट है, और बेरियम यहां प्रेजेंट है, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इन एलिमेंट्स को यहां पर अरेंज कर लिया। अब हम क्या जानते हैं, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब सबसे टॉप पर यहां ऑर्गन आएगा, उसके बाद सल्फर, फिर
यहां पर आएगा सेलेनियम, फिर कैल्शियम और सबसे लास्ट में बेरियम आएगा। ये देखिए, ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो ये आपको टिप समझ में आ गया होगा कि जब भी इस टाइप के आपको न्यूट्रल एलिमेंट्स मिलते हैं तो सबसे पहले इनको पीरियोडिक टेबल में ऐसे अरेंज कर लीजिए, तो आप बहुत इमीडिएटली और कंफर्टेबली गैस कर पाएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। जैसे सेम प्रॉब्लम मैंने यहां पे पूछा है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम एंड स्कैंडियम। तो देखिए यहां n इज इक्वल टू 3, यहां सोडियम है, n इज इक्वल टू 4, यहां पोटेशियम है और स्कैंडियम भी है, और n इज इक्वल टू 5, यहां रुबिडियम है। ठीक है, तो अब सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, और मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की है ना, और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी रुबिडियम की। तो इसलिए हम यहां पर आपसे पूछा गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, एक बात यहां पर आपको मैं बता दूं, जो सोडियम है क्योंकि ये आपका एल्कली मेटल है, और जबकि स्कैंडियम ये हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ गए हैं, मतलब अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। तो अलोंग द पीरियड मूव करने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसलिए यहां सबसे पहले स्कैंडियम आएगा। ये आफ्टर दैट आप इसके बाद यहां पर मेंशन करोगे स्कैंडियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। ये देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या करेक्ट ऑर्डर होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। हाईएस्ट वैल्यू इसके लिए है, लोएस्ट वैल्यू रुबिडियम के लिए है, और सेम ऑर्गन के लिए यहां हाईएस्ट वैल्यू है और बेरियम के लिए यहां लोएस्ट वैल्यू है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो चलिए आज का डिस्कशन हम यहां पर रोक लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जितने भी हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, और फिर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को भी वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए ये सारे पॉइंट्स को ढंग से पढ़ते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं उनको आप ढंग से प्रैक्टिस करिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग।